बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बख़ैर आफ़ियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अभी चंद घंटे बाकी रह गए हैं और इस मुल्क के ऊपर रूल करने वाले वज़ीर आज़म के जो एक इलेक्शन है जो वो होने जा रहा है। और इस इलेक्शन की दौड़ के अंदर, इस वज़ीर आज़म के इलेक्शन की दौड़ के अंदर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो लोग हैं इस हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, जो अपोजिशन में भी रहना चाहते हैं, हुकूमती मज़े भी लेना चाहते हैं, उनकी तरफ से शहबाज शरीफ साहब का नाम है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके इत्तेहादियों की तरफ से उमर अयूब साहब का नाम शामिल है। अभी ये इंतखाब तो होने जा रहा है, इस इंतखाब में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा, और इस हवाले से क्या चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। मगर इसके अलावा जो लोग ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती कुर्बान किया गया है, कि नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई के लिए कुर्बानी दे दी है, नवाज शरीफ साहब ने आखिर खुद को कुर्बान गाह में जाकर लिटाया क्यों? इसकी कुछ तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मगर इसके अलावा एक अहम चीज़ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि अवाम ने खुद अपने वज़ीर आला का इंतखाब किया, और अवाम ने ये इंतखाब किस तरह से किया ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और केपी का जो सूबा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और तहरीक इंसाफ ने अपने अगले लाहे अमल का ऐलान कर दिया, यानी कि मरियम नवाज साहिबा बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वो इतनी ज़्यादा अपने पहले इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकी हैं। तफसील की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को आप लोग लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। हुआ कुछ यूँ है कि जो तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, उसमें बेशतर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और इन गिरफ्तारियों के नतीजे में कुछ जगहों पे मुज़ाहमत भी देखने में आई है, और बेशतर जगहें ऐसी हैं जहाँ पर 80 से 100 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई। हम एक ऐसे जमहूरी मुल्क में रहते हैं जिसकी जमहूरियत जमहूर को यानी अवाम को ये इजाज़त देती है कि वो एहतजाज रख सकते हैं, अपना एहतजाज का हक़ रखते हैं और पुरअमन एहतजाज का हक़ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया वो निहायत पुरअमन था, मगर ये बात कैसे हज़म हो, कैसे बर्दाश्त हो कि आप मैंडेट के लिए निकल रहे हों, आप उस चोरी मैंडेट के लिए निकल रहे हों जिसका शिकार हर इलेक्शन में कोई एक ख़ास जमात रहती है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ अपने आसमान की बुलंदियों पर हैं इस वक्त। शेर अफजल मरवत साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, बहुत बड़ा ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जुम्मे के रोज़ बल्कि ये ऐलान किया था कि अब पार्टी का परचम हम निकालेंगे, चाहे हमें इसको नीचे फेंकने वालों के हाथ भी तोड़ने पड़े। इस वक्त पहले ये सिर्फ मुतालबा था अवाम से मैंडेट के हवाले से कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस हो जाए, मगर अब जो शेर अफजल मरवत साहब ने स्टेटमेंट दी है, जो बहुत बड़ा ऐलान है, और शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये अडियाला जेल में मौजूद कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये दोनों मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे इसी तरह से सड़कों के ऊपर चहल पहल रहेगी, मेला लगा रहेगा, और ये धींगा मुश्ती चलती रहेगी। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब का भी मुतालबा अंदर शामिल कर दिया गया, और ये सिर्फ एक मुतालबे की हद तक नहीं रहा। एक एहतजाज तो आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन देखा, मगर अब पीटीआई ने एक और बड़ा ऐलान किया, वो ये कि अगले हफ्ते दोबारा एहतजाज होगा। मतलब सड़कों पे ये रौनक लगी रहेगी, असेंबलियों में भी जीने नहीं दिया जाएगा और सड़कों पे रौनक भी लगाई रखी जाएगी। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से पीछे या पहले से ज्यादा मोहलक होकर साबित हो रही है। मरवत साहब ने तो ये ऐलान कर दिया है, मगर वो बहुत सारे लोग जो ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के दौर में हम तबाह बर्बाद हो गए हैं, इमरान खान साहब के दौर में हमारी जो खुशहाली है वो बदहाली में तब्दील हो गई है, इमरान खान साहब की वजह से हम दुनिया से कट ऑफ होकर रह गए हैं, वो लोग आज खुद ये बात करने पर मजबूर हैं कि हम जो सोचते थे वो गलत था। मैं कुछ पैराग्राफ हैं जो आप लोगों के सामने रखूंगी, और ये पैराग्राफ सुन लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये पैराग्राफ किस बड़ी शख्सियत ने कहे, और ये शख्सियत ऐसी शख्सियत है जिनका झुकाव हमेशा मुस्लिम लीग नवाज की तरफ रहता है। मैं पहले आपके सामने वो पैरे रखती हूँ। वो कहते हैं, हम सोचते थे कि इमरान खान के बाद मुकम्मल जमहूरियत आएगी, लेकिन हम तो पहले से भी बदतर हालात में चले गए। फिर वो आगे कहते हैं, हमारा ख्याल था कि इमरान खान गलत है, उसके जाने से मीडिया आज़ाद हो जाएगा, मगर मीडिया पर पाबंदियां आज भी हैं। फिर वो आगे लिखते हैं कि हम सोचते थे कि इमरान खान को गवर्नेंस नहीं आती, इसीलिए हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो मईशत है उसका बुरा हाल है, लेकिन अब ख्याल आता है कि उसके जाने के बाद कौन सी खुशहाली आई है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने ये जुमले कहे हैं, और इन शख्सियत का, इस सहाफ़ी का, ये कॉलमिस्ट है,
ان کا جھکاؤ ہمیشہ مسلم لیگ نواز کی طرف رہا ہے اور سب کو پتہ ہے، اور ان کے لکھے گئے کالم میں جو گفتگو سامنے آتی ہے، ان کے قلم کی نوک سے جو لکھا جاتا ہے، وہ ظاہری طور پہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو معاملات ہے یا آگے آنے والی جو صورتحال ہے جس کے بارے میں ان کے پاس کچھ نہ کچھ شواہد موجود ہوتے ہیں، اطلاعات موجود ہوتی ہیں، اس کو بنیاد بنا کے لکھتے ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب نے اپنا جو کالم گزشتہ روز لکھا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ پھر جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے اپنی قربانی مفت میں نہیں دی، یہ سودا انہوں نے مفت میں نہیں کیا، بلکہ اس کی ایک بھاری جو قیمت ہے انہوں نے وصول کی ہے، اور یہ قربانی اس کے بعد دی ہے، اس کی بڑی بھاری پیمنٹ ہے جو انہوں نے وصول کی ہے نواز شریف صاحب نے۔ نواز شریف صاحب کا ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھی، مگر عمران خان صاحب کی عداوت میں کوئی ایک بندہ تو پاکستان کے اندر لایا ہی جانا تھا، اور وہ تھے میاں نواز شریف صاحب۔ یہ ایسے ہی نہیں لندن سے اٹھ کے نواز شریف صاحب خواب دیکھ کر یہاں پر آئے، مگر یہاں پر پکچر تبدیل ہو گئی، اور نواز شریف صاحب کے بیانیے نے پکچر تبدیل کر دی۔ نواز شریف صاحب کو لگتا تھا کہ شاید میں نے جو گفتگو کی ہے، جو میری ملاقاتیں یا جو مفاہمت کا معاملہ نکلا ہے، اس میں ہر قسم کا بیانیہ اپنا سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب آغاز پر پاکستان میں آئے تھے اس وقت کے بیانیے میں اور الیکشن سے پہلے تک کے بیانیے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نواز شریف صاحب نے اس قربانی کے بدلے میں اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کا راستہ ہموار کرایا۔ مریم بی بی کے لیے شاید اتنی گنجائش نہ بنتی، کیونکہ اس میں بھی جو ہاٹ کینڈیڈیٹ تھے یا جن کی گنجائش نکل رہی تھی وہ حمزہ شہباز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے۔ مگر اب حمزہ کے اوپر کاٹا لگا کہ مریم بی بی جو یہ چیف منسٹر پاکستان کے اندر موجودہ چیف منسٹر آف پنجاب، ان کی گنجائش کیسے بنے؟ سہیل وڑائی صاحب اپنے اسی کالم کے اندر آگے کچھ مزید لکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، 8 فروری کے بعد حالات تبدیل ہوئے۔ نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی عمران خان کے بارے میں فیصلہ سازی مقتدرہ پر چھوڑنا تھی۔ اگر وہ مقتدرہ سے بات کرتے کہ سیاسی فیصلے ہمیں کرنے دیں تو مقتدرہ باوجود تحفظات کے یہ بات مان جاتی، کیونکہ اس وقت اسے نواز شریف کی اشد ضرورت تھی۔ یہ بات بالکل درست ہے، مگر نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ اگر عمران خان کے بارے میں مقتدرہ کی بجائے وہ خود فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیدھی لڑائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیسے چاہتے کہ عمران خان جس نے انہیں ایکسپوز کر دیا، جس نے ان کی فیملی کو ایکسپوز کر دیا، اس کو وہ سخت سے سخت سزا نہ دلوا پاتے، تو عمران خان کو سختیوں کی چکی میں پھینکنے کے لیے نواز شریف صاحب نے مقتدرہ سے سودا کیا۔ اب نواز شریف صاحب نے یہ سب کرنے کے بدلے میں اپنی قربانی تو دی، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نواز شریف صاحب سے اپنی صاحبزادی مریم نواز کے لیے راستہ ہموار کیا۔ مریم نواز جنہیں وہ ملک کی وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں چیف منسٹر پنجاب ان کے لیے بننا بہت ضروری تھا، اور جیسے وہ بنی چیف منسٹر پنجاب اور جس طرح سے مینڈیٹ چوری کا الزام ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کئی سوالات چھوڑتا ہے، اور جس طرح سے فارم 45 کے بغیر اسمبلیاں غیر آئینی طور پہ فعال ہو رہی ہیں، غیر آئینی طور پہ اسپیکرشپ کا انتخاب ہو رہا ہے، اب وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، پھر صدر کا انتخاب ہوگا، تو یہ سارا غیر آئینی معاملہ، اور غیر آئینی جو بلڈنگ جو عمارت کھڑی کی جا رہی ہے اس کے دھڑام سے گرنے میں کوئی زیادہ وقت باقی نہیں بچا، یا اس کے دھڑام سے گر جانے کے اندر کچھ زیادہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ شبہات موجود نہیں ہے کہ وہ گرے گی نہیں، وہ اسی طرح سے اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ جمہوری طریقے سے الیکشن کمیشن اگر فارم 45 جاری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر ابھی تک فارم 45 جاری نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دال کالی ہے، اور یہ کالی دال عوام کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پوری دال کالی ہے، اس کے باوجود کھلائی جا رہی ہے، زبردستی یہ کالی دال عوام کو کھلائی جا رہی ہے، اور عوام کو پتہ ہے کہ یہ کالی دال ہے اور عوام کھانے کے لیے اس کو تیار رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وزیر اعظم کا چونکہ انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور انتخاب ہوگا چند گھنٹے کے بعد، اس کے بعد اگلے ہی روز یعنی کہ پیر کے روز جو ہے، اتوار کے روز، اور اس کی حلف برداری ہو جائے گی۔ مگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے وفاداری اپنی نبھا دی ہے، کیونکہ کرپشن کے خلاف، مینڈیٹ چوری کے خلاف، دھاندلی کے خلاف ایک ہی موقف عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا رہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ بار بار عمران خان کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ یہ پٹھان لوگ یہ 2 نمبری، یہ دھاندلی، یہ مینڈیٹ چوری، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے اس کھلاڑی نے اپنی وفاداری کیسے نبھائی ہے؟ انہوں نے یہ صاف بتا دیا ہے کہ میں اگر شہباز شریف، جو موسٹ پروبیبلی شہباز شریف صاحب کے آثار نظر آ رہے ہیں،
शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम बनते हैं तो ऐसी सूरत में मैं उनकी हलफ बर्दारी के अंदर शामिल नहीं हूँगा। बज़ाहिर उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया है कि वो अपनी सियासी मसरूफियत के अंदर बहुत ज़्यादा हैं और उनकी मसरूफियत इस कदर है कि वो आके उस हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबको पता है कि वो इमरान खान के सच्चे खिलाड़ी हैं और जिन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ दिया इस बात के ऊपर कि करप्शन माफ़ नहीं की जाएगी और करप्शन नहीं होगी। इसके अलावा जितने भी सियासी कैदी हैं उन तमाम लोगों को आज़ाद करने की एक बहुत बड़ी बात की है अली अमीन गंडापुर साहब ने। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कह दिया है कि चूंकि मैंडेट चोरी का है, चोरी मैंडेट के वजीर आजम की हलफ बर्दारी की तकरीब में मैं तो शामिल नहीं हो सकता, बाकी तमाम खिलाड़ी इसलिए शामिल होंगे क्योंकि वे असेंबली के अंदर है और असेंबली ना छोड़ी जाए, सड़कें ना छोड़ी जाएं, ये बयानिया है इमरान खान का। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता हम इसी तरह से काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रमज़ान शुरू होने से पहले जो एक अच्छा इनिशिएटिव है वो ये है कि सेहत कार्ड तो शुरू हो गए हैं मगर जितने भी गुरबा थे उनके लिए लंगर खाने खोल दिए गए हैं। चंद वीडियोस मैंने देखी हैं, बेइंतहा जज्बाती हैं, जिसमें लोगों को अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से सफ़े बिछाकर खाना दिया जा रहा है, लोग उस खाने को खा रहे हैं। लंगर खाने कभी बंद नहीं होने चाहिए, ये तो हमारे रसूल ने भी बताया कि लंगर खाने जो हैं अगर इस तरह से चलते रहें, आवाम के लिए भलाई होती रहे, तो लोगों को हाथ फैलाने से आप बचा सकते हैं, लोगों को भीख मांगने से बचा सकते हैं। मैं जिस रास्ते पे रहती हूँ, आप लोग भी जिस रास्ते पे, आपने देखा होगा सैकड़ों मजदूर खड़े होते हैं, मगर ये मजदूर रोजाना मजदूरी करने के बाद क्या करते हैं? किसी गाड़ी वाले के सामने हाथ फैलाते हैं ताकि रोजी रोटी का कुछ बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि जो वो उजरत हासिल करते हैं वो घर में तमाम अफराद का पेट भरने के लिए नाकाफी है। तो लंगर खानों का जो एक काम है ये बड़ा जबरदस्त है ताकि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, और इसी इनिशिएटिव और इसी पॉलिसी के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। लेट्स से कि क्या होता है, मगर हाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए जिस चीज़ के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। मसला ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद हो रही है कि महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने सदर के लिए नामजद किया है। मैंने भी तनकीद की और मेरी तनकीद बनती है, सबकी तनकीद बनती है, मगर हमारी तनकीद में और हुकूमती लोगों की तनकीद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा मसला ये है कि महमूद खान अचकज़ई के ऊपर जो है पब्लिक को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि वो पंजाब और पाकिस्तान के बारे में कुछ इस किस्म की बातें करते रहे, कॉन्ट्रोवर्शियल, जो मुतनाज़ रही हैं। मगर जो मुखालिफिन बातें कर रहे हैं, मुखालिफिन का ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अचकज़ई से जो हाथ मिलाया है उसके ऊपर तनकीद हो रही है। मगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, इमरान खान साहब ने अचकज़ई को क्यों मुंतखब किया ये तो पीटीआई और उसके जो इस वक्त लोग हैं सामने वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये सारे के सारे लोग जो आज झूठी अखलाकियात के एक ऊंचे मीनार के ऊपर खड़े होके जमीन पर देख के इमरान खान और पीटीआई को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जरा इनकी हकीकत मैं आपके सामने रखती हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, और यही वो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को सड़कों पर घसीटना था। याद रहे, यही वो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को करप्शन के बादशाह कहा था। और याद ये भी रहे कि इन तमाम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हुकूमती वक्त में हाथ मिलाया और हुकूमत जाने के बाद एक दूसरे के बारे में हर वो नाजिबा गुफ्तगू की, हर वो बात की जो आपको, मुझे और पूरे पाकिस्तान को पता है। आज ये सारे चोर मिलके किस तरह से इमरान खान या पीटीआई को इखलाकियात के लेक्चर दे सकते हैं। खुद ये इखलाकियात के एक झूठे मीनार पर खड़े हैं और झूठ की इमारत कभी कायम नहीं रहती, धड़म से गिरती है। आज ये लोग एक साथ हैं, चंद महीनों के बाद आप देखेंगे कि शायद मुमकिन है कि ये पीटीआई के साथ हाथ मिला लें। पीटीआई पे जो तनकीद करने वाले हैं मुमकिन है पीटीआई उनके साथ मिला ले, और सियासत के अंदर मसलहत काम आती है।